हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। ओके, सो बच्चों, पहली क्लास हो गई थी, बीच में एक गैप भी आ गया। कल वाली क्लास को बच्चों मैंने संडे को रिस्केड्यूल कर दिया था। मतलब पहले से ही प्लान इस तरीके से किया था कि संडे को हो जाए वो वाली क्लास ना, क्योंकि मैं कल कहीं गया हुआ था इस चक्कर में। और आज की क्लास सेकंड क्लास है बच्चों हमारे इस ड्रॉपर बैच में। पहली क्लास सब बच्चों ने देख ली? हाँ भाई, सारे बच्चों ने पहली क्लास देख ली। कैसा लगा? सारे नोट वगैरह प्रॉपर किए हैं तुमने चीजें? मैं बच्चों, तुम्हें कोई भी बगलाता रहे कि नोट करने से, ये करने से, वो करने का ड्रॉपर के पास टाइम नहीं होता। बच्चों नोट अच्छे बनाना, क्योंकि पूरी क्लास को अगर आपको रिकॉल करना है बच्चों, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होगा वो होंगे आपके नोट्स। तो नोट्स बच्चों अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? होमवर्क भी कर लिया, 3 क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, मैंने कुछ प्लान किया है, और वो प्लानिंग बच्चों जो है कुछ इस तरीके से है कि मैं आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस को ना घर से करने के लिए दे दिया करूंगा। मतलब ना, जो इलस्ट्रेशन से, मैं इलस्ट्रेशन कट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है? तो मैं इलस्ट्रेशन को बच्चों कट नहीं करना चाहता। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं आप लोगों को ना क्वेश्चंस को घर से करने के लिए दे दिया करूंगा। आप प्रॉपर उनको नोटों को मैं नोट डाउन कर लिया करोगे, और अगली क्लास में लिस्ट उनको एज ए इलस्ट्रेशन हम कर दिया करेंगे। आप रफ में उनको ट्राई कर लिया करना, ठीक है? इससे नंबर हमारा कम नहीं होगा इलस्ट्रेशन का, ठीक है? नंबर हमारा कभी कम नहीं होना चाहिए ना। नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन बच्चों हमारे प्रॉपर जाने चाहिए, जितने जितने मैं नॉर्मल बैचेस में देता हूँ। चलो बच्चों, आज हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि बातें कर सके अपन। जो है अपन सीधा आते हैं बच्चों। अपन पढ़ रहे थे कि पिछली क्लास में बच्चों प्लेन मिरर में बच्चों मैंने वो एंगल रोटेशन वाले केसेस करा रहा था, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन उसी वाले पार्ट से। सो क्वेश्चन नंबर 1। होमवर्क अभी बच्चे 3 क्वेश्चन है, उनको इकट्ठा अभी मतलब इकट्ठा इकट्ठा करके करेंगे ना डिस्कस। 3 क्वेश्चन है, मतलब कराने को तो मैं आज भी करा दूं, लेकिन रुक जा अभी ना, थोड़ा सा थोड़ा हो जाने दे, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आज का हमारा, और ये क्वेश्चन है। एक बच्चों प्लेन मिरर है, कैप्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है? सो ये बच्चों प्लेन मिरर को आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। सो प्लेन मिरर कैप्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है बच्चों? इस प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। इन्होंने पता नहीं फिर फीचर चेंज कर दिया। सो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है बच्चों ने, प्लेन मिरर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था। आपने कहा कि एक इंसिडेंट रे आई ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे आ रही है बच्चों ना, ये एक इंसिडेंट रे है। दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है? 40 डिग्री एंगल पे एक इंसिडेंट रे आई हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड दी, मैं ऑप्शन दूंगा बच्चों, ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है आपको ना। फाइंड दी एंगल रोटेटेड, find the angle rotated by plane mirror such that a reflected ray is horizontal। अभी ऑप्शन दूंगा बच्चों, अभी अभी जल्दबाजी मत करना, ठीक है? सो रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाए बच्चों? हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो आपको बताना है कि कितना एंगल मिरर को रोटेट करना चाहिए। आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, ठीक है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सो आपको बच्चों उसको सेलेक्ट करना होगा। तो एक ऑप्शन है बच्चों दैट इज 40 डिग्री, एक ऑप्शन है बच्चों 50 डिग्री के बराबर, एक ऑप्शन है बच्चों 70 डिग्री के बराबर, एक ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री के बराबर, ठीक है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। चलो मैं पोल दे देता हूं इसमें ना।
यहाँ पे आंसर में मतलब चैट में मत लिखो भाई आंसर ना, चैट में मत लिखो। तुम भरोसा कर सकते हो 15% बच्चों ने सही आंसर दिया है अभी तक। 16% बच्चों ने आंसर दिया है। 15%। कर दो भाई, एंड कर दो पोल को, पोल को एंड कर दें क्या अपन जो है। ये पहली स्लाइड है, पहला क्वेश्चन है। 15% बच्चों ने सिर्फ आंसर किया है, 15% बच्चों ने, ठीक है। सर मेरे को लगता था कि जियो अच्छे से आता है, मेरे को गलत। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अच्छा बच्चों देखो, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी बच्चों वो इधर होगी या नहीं होगी 40 डिग्री, मतलब अभी अगर ये मिरर ऐसे रखा हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे यही होगी बच्चों। अब आपसे बोला इन्होंने कि हॉरिजॉन्टली जाना है इसको ना रे को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो बच्चों ये है एक तो, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो बच्चों ये वाली है। तो आप चाहोगे कि इस रिफ्लेक्टेड रे को 40 डिग्री इधर घुमा दो, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री मिरर के साथ कब घूमती है बच्चों, तो अगर आपने मिरर को 20 डिग्री रोटेट करा दिया ना, 20 डिग्री, 20 डिग्री अगर आपने मिरर को रोटेट करा दिया ना, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों 40 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो थीटा ऑफ मिरर इज 20 डिग्री, ठीक है। तो थीटा फॉर रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री के बराबर। इससे हॉरिजॉन्टल बोलोगे नहीं बोलोगे। आपने कहा कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन में ही नहीं है बच्चों 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो अब आपको एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी बच्चों, इसी रे को हॉरिजॉन्टल तो आप इधर भी भेज सकते हो, ये भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। मतलब ये हुआ कि इस रिफ्लेक्टेड रे को आपको कितना रोटेट कराना है रे, थीटा रिफ्लेक्टेड कितना करना है तुझे। मुझे लग रहा है कि एक ही डायग्राम में बनाना ना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुछ तो सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा ना अपन को। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बच्चों, डायग्राम बना लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो आपने कहा कि देखिए जी, जो मिरर था वो ऐसे करके रखा हुआ था, उस पर एक रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, ठीक है। अरे इन्होंने यार वो फीचर दोबारा से डाल दिया फिर, ठीक है भाई। सो ये 40 डिग्री था, 40 डिग्री, और ये वाला भी बच्चों 40 डिग्री के बराबर था। आप चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड रे जो है कैसे जाए, हॉरिजॉन्टल जाए, तो हॉरिजॉन्टल तो बच्चों ये डायरेक्शन पॉसिबल है। मतलब ये हुआ कि आप इस वाली रे को रोटेट कराना चाहते हो इधर की तरफ, थीटा रिफ्लेक्टेड 140 डिग्री के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों। सो थीटा रिफ्लेक्टेड अगर 140 डिग्री के बराबर है, तो थीटा मिरर जो होता है बच्चों, थीटा रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है, मतलब 70 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। बस यही इसमें ट्विस्ट था। आपको ढंग से सोचना है भाई, ठीक है, सोचने के टाइम पे आपको दिमाग को खोल के रखना है, ठीक है। थीटा एम 20 के बराबर कैसे आया, रिफ्लेक्टेड का आधा रोटेट कराना पड़ता है ना मिरर को, मिरर जो रोटेट करती है उसका डबल रोटेट करता है रिफ्लेक्टेड रे, तो मिरर का आधा रोटेट कराना पड़ता है, ठीक है, आधा। मेन और जेई मेन लेवल का तो था ही ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। चलो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। 140 कैसे, देख ये वाली जो रे थी ना हॉरिजॉन्टल के साथ, जो रिफ्लेक्टेड रे थी ना, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री एंगल बना रही थी, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री एंगल पे थी। तू चाहता है इसको हॉरिजॉन्टल करना, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल थी, या तो ये ऐसे जाए या ये इधर जाए। तो ये क्या बात होता, कोई अगर चीज 40 डिग्री एंगल पे, तू उसको इधर घुमाएगा 100
समझ रहे हो? 140 डिग्री अगर तू घुमा देगा तो फिर वो इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, समझ गया? 180 माइनस का 40 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नए कॉन्सेप्ट में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन एट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन एट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। सो रिफ्लेक्शन एट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। अच्छा, इन्होंने वो फीचर ही हटा दिया यार, पता नहीं क्या कर दिया है। मैं इसको इरेज नहीं कर सकता इस वाले पार्ट को ना। चलो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी मतलब कई बार इंसान को ले डूबते हैं, है ना? ये मेरे को ले डूबा ये वाला पार्ट जो है। दोनों ऑप्शन गिवन होने चाहिए ना? यस। कुछ है क्या सेलेक्ट वाला? अच्छा, ये सेलेक्ट किया मैंने, पूरा ही डिलीट हो गया। चलो, मुझे नहीं पता इसका ना क्या है फीचर, जो है बकवास फीचर है। चलो, सो रिफ्लेक्शन एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन मिरर। बच्चों ना, तो एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर थोड़ा बहुत भी मन लगा के पढ़ाई की होगी ना, तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने सबने किया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है बच्चों। लो, बहुत बढ़िया। अभी ऐसे दुखी करेगा मेरे को ना फीचर जो है इनका, करने दो। ओके, सो बच्चों ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर दिखाई दे रहा है आपको? आपने कहा कि इस पे एक रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये मिरर M1 हो गया बच्चों, ये मिरर M2 हो गया। आपको बताना है बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं ये वाला, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे अपन ना। अपन क्या करते हैं मेरी क्लास में, हमेशा लेवल धीमे धीमे बढ़ता है भाई। ठीक है, ओके। सो सारे बच्चों ने बड़े आराम से इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया है। और ये बच्चों ऐसे जाएगी, और यहां से बच्चों ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये वाली ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, और ये ऐसे होगा। ठीक है, आपको पता है बच्चों के ये एंगल आई है, तो ये वाला भी आई के बराबर होगा। तुम्हें पता है ये 90 माइनस का आई के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस आई के बराबर है तो ये आई के बराबर होगा। तो ये वाला बच्चों 90 माइनस का आई के बराबर होगा, ये वाला 90 माइनस का आई के बराबर होगा। आपको ये पता है बच्चों, ये 90 माइनस का आई के बराबर है। इस वाली लाइन से ये जो मिरर है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल मिरर, इस हॉरिजॉन्टल मिरर के पैरेलल होगा या नहीं होगा बच्चों ये वाला लाइन? ये हॉरिजॉन्टल, ये भी ये इस मिरर के परपेंडिकुलर है। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो ये वाली जो रे है, आने वाली रे 90 माइनस का आई एंगल पे आ रही है इसके साथ, तो जाने वाली 90 माइनस का आई एंगल पे जा रही है बच्चों इसके साथ। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई? ये वाली बात इसके साथ 90 माइनस का आई एंगल पे जा रही है, 90 माइनस का आई एंगल पे बच्चों ये आ रही है। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये वाली रे और ये वाली रे दोनों एंटी पैरेलल होंगी? दोनों एंटी पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? तो दोनों एंटी पैरेलल हो गई, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बच्चों, वो होंगे 2 के बराबर। क्योंकि ये कभी भी इस वाले मिरर पर वापस नहीं आएगी। क्या ये कभी भी इस मिरर से मिल सकती है? चाहे तुम इस मिरर को कितना भी बड़ा कर लो, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि एक मिरर पे जब एक बार रिफ्लेक्शन हो गया ना, एक मिरर पे अगर एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, तो उस मिरर पे दोबारा आने के लिए कुछ और लगाना पड़ेगा आपको। तो जैसे इस वाले मिरर पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये वाली जो रे है ना, ये वाली, ये कभी भी इस वाले मिरर पे तब तक नहीं, अपने आप नहीं आ सकती, मतलब कुछ नहीं लगाओगे तो। हाँ, आपने दूसरा मिरर लगाया तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वापस इस पे आए, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है। ये तो कभी भी इस पे आ ही नहीं सकती बच्चों। ठीक है,
तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इतने होंगे और डेविएशन कितना होगा बच्चों यहाँ पे, डेविएशन इज इक्वल टू पाई। पाई के बराबर क्यों होगा बच्चों, आने वाली रे बच्चों ऐसे आ रही थी और जाने वाली रे बच्चों ऐसे जा रही है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था दोनों की डायरेक्शन में 180 डिग्री का डेविएशन है, मतलब ना ये डेविएशन जो है पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो डेविएशन इज इक्वल टू पाई, ठीक है। बस खत्म बच्चों। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या चीज समझ में, इसमें तो ये तो सबसे इजी पार्ट है भाई, इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो ये मान ले कि मैं तेरे को एबीसीडी सिखाया अभी, इतना इजी क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन कराने यहाँ पे कराया, यहाँ के बाद यहाँ गई, यहाँ पे करा दिया, एंगल एंगल मैथ्स नहीं आती होगी फिर तो तेरे को, ठीक है। ओके सो बच्चों ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। सर रिट्रेस भी हो सकता है क्या इस पाथ में, इसमें रिट्रेस नहीं हो पाएगा ना, पता कैसे रिट्रेस होगा, रिट्रेस करने के लिए मतलब या तो आई वगैरह की वैल्यू तो 90 डिग्री कर दे, यहां से आई यहीं पे वापस चली जाए, इसमें रिट्रेस नहीं होगा, इसमें पाई का डेविएशन आएगा, ठीक है। सर कॉम्बिनेशन का अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं क्या डेविएशन, यस 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 यस, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डेविएशन आया, देखो बच्चों ये मैंने तुम्हें क्या बोला था कि डेविएशन का क्या मतलब है, आपको इनिशियल वाली रे देखनी है और आपको फाइनल वाली देखनी है, आपको सिर्फ दोनों देखनी है, ठीक है। बस इनिशियल वाली और आपको सिर्फ फाइनल वाली, सिर्फ इन दोनों को देखना है आपको, बस खत्म। बीच में क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन में ये मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेल टू टेल रख के दोनों को देखना है आपको। आ जाओ बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों बड़ा ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है और बहुत सारी जगह पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा ऑप्टिक्स में। हाँ मतलब ऑप्टिक्स के वो जो है ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह उस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं फिर ना एरोडो में। एरोडो बच्चों मेनली मैकेनिक्स के लिए लगानी होती है आप लोगों को, ठीक है। और आपको बच्चों लगानी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए बहुत अच्छी बुक है। और मैकेनिक्स के लिए बच्चों आपको एरोडो लगानी है, मैं खुद लगवाऊंगा तुम लोगों से ना, मैं क्वेश्चंस बताता जाऊंगा आपको। बच्चों यहाँ पे एक रे आई इस तरीके से, सो यहाँ पे एक रे आ रही है बच्चों और वो रे इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे जाने के बाद ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट वाली होगी बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड वाली होगी, सिर्फ दो ही रिफ्लेक्शन हमें कंसीडर करने हैं। M1 हो गया बच्चों, M2 हो गया, दिस एंगल इज थीटा, फाइंड दी डेविएशन सफर्ड बाई, डेविएशन सफर्ड by the ray after two reflections as shown in the diagram, ठीक है। two reflections as shown in diagram, जैसे बच्चों डायग्राम में दे रखे ना दो रिफ्लेक्शन, इन दो रिफ्लेक्शन के बाद टोटल कितना डेविएशन ये सफर करेगी, दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। देखो बच्चों 1000 बुक है मार्केट में, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, चीजों को रिपीट कर रहा हूँ कि एज अ ड्रॉपर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप फलानी ढिकानी सारी बुक लगा सको, ठीक है। सो बच्चों शीट विल बी मोर देन सफिशिएंट, मैं तुम्हें जो कराऊंगा क्लास में जो कराऊंगा ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। आप जब फ्री हो जाओ, जो कि मुझे नहीं लगता कि फरवरी तक आप लोग जो है कभी भी अपने आप को फ्री कंसीडर करोगे, अगर आप कभी फ्री हो जाओगे जिंदगी में तो उस टाइम पे उसके बारे में सोच लेना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट गिवन बच्चों, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन नहीं है, आपको बताना है कि टोटल डेविएशन कितना ये सफर करेगी, ठीक है। जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं इसका चार्जर कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। लैपटॉप का मेरा चार्जर जो है कनेक्ट नहीं हो रखा। हाँ जी कर लिया भाई आप लोगों ने सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को, सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। ओके सो बच्चों इस वाले में क्या हो रहा है, एक बच्चों नॉर्मल यहां पर ड्रॉ कर दीजिए, एक बच्चों नॉर्मल यहां पर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। आपने नॉर्मल दो जगह पर ड्रॉ कर दिया।
अच्छा मुझे बताओ डेविएशन होगा क्या इस वाले डायग्राम में? आप किस चीज को डेविएशन बोलोगे? देखो, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का जो ये एंगल है ना, ये कहलाएगा बच्चों डेविएशन एंगल। या तो इसको बोलेंगे या फिर बच्चों हम इस वाले को बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम इस वाले को बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? इसको डेल्टा डैश बोल दे रहा हूं। तो ये दोनों डेविएशन ये कहलाएंगे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो फाइनल वाली रे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, उसे बोलते हैं डेविएशन। समझ गए बच्चों? यहां तक समझ में आया ये वाली बात जो है? ये वाला एंगल मान लेते हैं बच्चों आई के बराबर। मैंने इस एंगल को आई मान लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी आई के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल बच्चों 90 माइनस का आई के बराबर होगा या नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर 90 माइनस का आई के बराबर हो गया। तो क्या तुम इस वाले ट्रायंगल में, ज्योमेट्री बच्चों इसमें बहुत लगती है, क्या इस वाले एंगल को 90 प्लस का आई माइनस का थीटा लिख सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, मतलब तीनों का सम, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, लिख दोगे या नहीं लिख दोगे? अच्छा, ये बेसिकली नॉर्मल है, तो ये एंगल जो है बच्चों थीटा माइनस का आई के बराबर होगा या नहीं होगा? थीटा माइनस का आई के बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये हो गया बच्चों थीटा माइनस का आई के बराबर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें ये जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है। ये जो डेल्टा है बच्चों, देखो इस वाले ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स आई, थीटा माइनस का आई प्लस का 2 टाइम्स आई। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाती है बच्चों यहाँ पे 2 थीटा के बराबर। लो जी, ये होता है बच्चों आंसर। तो तुम में से कुछ बता रहे थे 2 पाई माइनस का थीटा और एंड सो ऑन। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। एक इजी सा क्वेश्चन। कुछ नहीं बच्चों, इसमें देखो डायग्राम तुम्हें ढंग से बनाना है, एंगल वगैरह अपनी तरफ से, मतलब इसमें स्टेप्स आपको अपनी तरफ से मानने हैं, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने बस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, मैंने इस एंगल को आई मान लिया, ये आई हो गया, ये वाला लिखा, मैंने सारे एंगल लिखे, मैंने कहा मुझे ये पता करना था, जो चीज मुझे पता करनी थी बच्चों उसकी तरफ मेरा ध्यान था, ठीक है। ओके, डन 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 डन। ओके ठीक है बच्चों, एक इजी क्वेश्चन आप लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन भी निपटा दिया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अगेन एक और इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। मैं तो बच्चों ऐसे इजी इजी क्वेश्चन कराता हूँ ना, तुम लोगों को तो बड़ा खुश हो रहे होंगे, तुम तो कह रहे होंगे सर क्या बात है, ये तो मेरे से भी बन रहे हैं, ठीक है। तो बनने चाहिए एक्चुअली ना, तेरे से ही तो बनने चाहिए। तो एक मिरर है बच्चे यहाँ पे, एक नहीं दो मिरर है, ठीक है। इस तरीके से दोनों के दोनों मिरर रखे हुए हैं, ठीक है। दे आर वेरी लॉन्ग मिरर, ठीक है। M1 मिरर एंड दिस इज M2 मिरर बच्चों। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को बच्चों हमने 30 डिग्री बोल दिया। अब क्या हो रहा है बच्चों, इस वाले मिरर पे एक रे आके इंसिडेंट हो रही है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है उसका? आई के बराबर। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। फाइंड द आई, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, find the angle of incidence, angle of incidence I such that after third reflection, such that ray after after third reflection, such that ray after third reflection retraces its path, ठीक है। so ray after third reflection retraces its path। तो तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है बच्चों अपना पाथ रिट्रेस करे, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? क्या हो गया? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। ने बोल तो मुझे खुद आंसर नहीं पता इसका, ठीक है। अभी सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ में।
पहला रिफ्लेक्शन तो मैंने दिखा दिया बच्चों, M1 के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर होगा बच्चों? M2 के ऊपर। तीसरा किसके ऊपर होगा भाई? अगेन M1 के ऊपर, क्योंकि M2 के ऊपर रिफ्लेक्शन हो गया तो दोबारा M2 के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। पाथ रिट्रेस का मतलब होता है कि जिस रास्ते रे आई है बच्चों उसी रास्ते वापस चली जाए। पाथ रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है? जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाए। हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? सबने सॉल्व कर लिया इस वाले को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे बच्चों ने सही कर दिया इस वाले को। अच्छा, अब इसका बच्चों मैं रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को ना। रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों। यहां से जो रे है बच्चों वो ऐसे जाएगी, और यहां से बच्चों फिर ऐसे आनी चाहिए। देखो बच्चों, ऐसे क्यों आनी चाहिए तो मैं बता रहा था बच्चों, रिट्रेस करने की बात बता रहा था। रिट्रेस करने का मतलब होता है बच्चों कि जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाए। ऐसा कब होता है? जब मिरर के ऊपर रे परपेंडिकुलर आती है ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तभी वो अपना रास्ता वापस पकड़ेगी। तो अगर ये जैसे यहाँ पे नॉर्मली आई तो ये इस रास्ते जाएगी। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो बच्चों पहले जैसे ही रहेंगे। तो लाइट रे का अगर बच्चों आपने रास्ता उल्टा कर दिया ना, उसके सामने परपेंडिकुलर एक मिरर रख दिया, तो लाइट रे क्या करती है? अपना रास्ता रिट्रेस करती है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए। तो ये एंगल बच्चों 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपने कहा कि हाँ ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये वाला एंगल बच्चों यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर ये 30 डिग्री के बराबर होगा। ये वाला भी बच्चों 30 डिग्री के बराबर होगा, और ये तो 90 डिग्री है ही। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 के बराबर है, तो क्या ये 30 डिग्री के बराबर नहीं होगा बच्चों? तो ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री के बराबर होगा, मतलब ये वाला 60 डिग्री के बराबर होगा। सो आई इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री होना चाहिए, तभी बच्चों ये अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी। क्या तुम लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आ गया? पिछले वाले क्वेश्चन में 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यस, एरो एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, ओके। पर मतलब तेरे को ऑप्शन में 2 थीटा ही दे रखा होगा, मोर देन वन करेक्ट हो तो तेरे को दोनों चेक करने पड़ेंगे। हिमांशु, ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये नॉर्मल है इस जगह पे। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये नॉर्मल है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाली और येलो वाली लाइन, इनके बीच का एंगल जो 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ तो पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा ना। ठीक है ना? ओके, 30। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 के बराबर होगा। समझ गए? M2 पे परपेंडिकुलर जाए तो उसे बोलेंगे आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। अगर M2 पे अगर आप परपेंडिकुलर भेज रहे हो ना, तो उसे बोलेंगे सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद ये रिट्रेस कर रही है अपने रास्ते को। हमें थर्ड पूछा है इन्होंने, थर्ड के बाद रिट्रेस कराना था। समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पाथ फाइंडर का भी है आज, आप इसी वाले पार्ट पे। ठीक है, मजा आएगा तुम लोगों को ना। पर अभी अभी नहीं है वो, ये वाला तो मेरा यूजुअल क्वेश्चन है जो मैं हमेशा मतलब बच्चों को करवाता हूँ। ठीक है, ओके। सो बच्चों, ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर दे रखा है आपको ना, 30 डिग्री के बराबर। यहां पे बच्चों एक रे आ रही है जो कि 50 डिग्री एंगल पे आई है। ठीक है, जो कि 50 डिग्री एंगल पे आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है? 50 डिग्री के बराबर। ये वाला एंगल बच्चों 50 डिग्री के बराबर है। ये मेरा M1 है बच्चों,
ये मिरर M2 है। बोथ द मिरर आर वेरी लार्ज, बोथ द मिरर्स आर वेरी लार्ज। अच्छा मैं लिख रहा हूं तो तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा होगा ना, साथ साथ लिखते जा रहे होगे, है ना। मेरे पास ये सारे क्वेश्चन टाइप थे लेकिन मैं नहीं लाया उनको। बोथ द मिरर आर वेरी लार्ज एंड कंसिडर एंड कंसिडर ऑल पॉसिबल reflections. Find the total number of reflections, total number of reflections and total deviation suffered by the ray। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसीलिए तो नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में डेविएशन के लिए टेल टू टेल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस इमर्जेंट और इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन का एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे एंगल तो 2 थे। अब मतलब बात एक ही होगी ना, वो टेल टू टेल ही हो गया ना यार। इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच में एंगल तो कई कई आ जाएंगे, उधर वाला भी तो आ जाएगा। यार देखो मैं जो बता रहा हूँ ना उसको मान लो मेरी बात को, कि तुम गलती करके आ जाओगे फिर पछताओगे, क्या फायदा रहेगा। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। आ गया आंसर इस वाले का। सब पिछले क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर ही जानी चाहिए। रिट्रेस करने के लिए मिरर, अगर एक रे को तुम्हें वापस भेजना है ना, तो वो परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए, तभी वो वापस होगी। मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर आएगी तभी वापस होगी। रास्ता अगर आपको वापस भेजना है ना किसी भी रे को, तो उसको बच्चों परपेंडिकुलर ही मिरर पे आना पड़ेगा, तभी वो रिट्रेस हो पाएगी। 180 डिग्री आ रहा है किसका आंसर। रिट्रेस मतलब जिस रास्ते आई है उसी रास्ते को ट्रेस करना, मतलब अपने रास्ते पे वापस जाना। सर ये रिट्रेस हो सकती है अगर मेंशन नहीं हो तो, यस हो सकती है, अगर मेंशन ना हो तो भी हो सकती है। अगर एंगल इस तरीके से लिए तो मुझे इतना पता है कि पिछली बार मैंने 30 लिया था तो रिट्रेस वाला एंगल 60 आया था, तो इसलिए मैंने इसमें 50 लिया एंगल। तो मुझे इतना तो पता है कि ये रिट्रेस नहीं होगी, क्योंकि इसका एंगल की सेटिंग मैंने इस तरीके से की है। कैन वी यूज फॉर्मूला इन प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे यूज करोगे रिट्रेस वाले में। अरे यार क्या है। डन 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 बच्चों, कर लिया आप लोगों ने सबने ट्राई। 5 रिफ्लेक्शन आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं फिर ना इसके कितने रिफ्लेक्शन आएंगे। बच्चों ये 50 डिग्री पे जाएगी इधर की तरफ। हाँ जी। अरे जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे जाएगी या नहीं जाएगी 50 डिग्री पे। आपने कहा कि हाँ सर, ये 50 डिग्री एंगल पे ऐसे जाएगी। तो मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा। 40 डिग्री के बराबर होगा नहीं होगा। 50 और 40 90, क्योंकि नॉर्मल है ये, ठीक है। आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, ब्लू वाली लाइन, येलो वाली लाइन और येलो वाली लाइन, तीनों का जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों दिखाई दे रहा है। आपने कहा हाँ, ये 40 ये 30, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना होगा, ये वाला 110 डिग्री के बराबर। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो किधर की तरफ आएगा नॉर्मल। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो किधर आएगा बच्चों, नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे, मतलब वो ऐसा आएगा या नहीं आएगा। नॉर्मल जो आएगा बच्चों, क्या वो ऐसा आएगा या नहीं आएगा, आप बोलोगे यस। तो नॉर्मल है ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 20 डिग्री के बराबर, क्योंकि पूरा 110 था, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा इसका 20। तो बच्चों ये 20 डिग्री पे इधर जाएगी या नहीं जाएगी, 20 डिग्री पे इधर जाएगी या नहीं जाएगी बच्चों, ये वाली रे ऐसे जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी। तो ये एंगल बच्चों कितना होगा 20 डिग्री के बराबर।
और ये एंगल कितना होगा बच्चों, 70 डिग्री के बराबर। ठीक है, 70 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, अब इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो। ठीक है, तो 70 और 30 100, तो ये 80 डिग्री के बराबर होगा ही नहीं होगा। आपने कहा कि हाँ सर ये 80 डिग्री के बराबर होगा, तो मैंने कहा कि ओके, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चों। अब मैं जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो 10 डिग्री एंगल है, तो ये रे अब इधर जाएगी नहीं जाएगी बच्चों, 10 डिग्री एंगल पे, 10 डिग्री एंगल पे जाएगी नहीं जाएगी? तो ये वाला एंगल बच्चों 10 डिग्री के बराबर होगा, 10 डिग्री। ये वाला एंगल भी 10 डिग्री के बराबर था। ठीक है, 10 डिग्री के बराबर। कोई मुझे बता सकता है कि ये व्हाइट वाली रे और ये मिरर, व्हाइट वाली रे और मिरर को अगर मैं ट्रायंगल मान लूं बच्चों, व्हाइट वाली रे और मिरर को अगर मैं ट्रायंगल मान लूं, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये वाली लाइन जो थी ये तो नॉर्मल थी, यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये 10 डिग्री एंगल बनाती हुई जा रही है, तो ये पूरा एंगल तुम्हें समझ में आ रहा है कि 110 डिग्री के बराबर हो गया। पूरा एंगल 110 डिग्री के बराबर हो गया। 110 और 30, नहीं नहीं, 110 नहीं, 100 के बराबर हो गया, 100 के बराबर। 110 नहीं, 100, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल 10 डिग्री है ना इसका, इस वाली का, इस नॉर्मल के साथ 10 डिग्री है, मतलब 100 डिग्री हो गया। 100 और 30 कितना हो गया बच्चों, 130 के बराबर हो गया नहीं हो गया? तो ये 50 के बराबर हो गया नहीं हो गया बच्चों? और अगर ये 50 के बराबर हुआ है, तो यहां पे ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, तो ये वाला 50 के बराबर होगा नहीं होगा? ठीक है, ये 50 के बराबर होगा, ये 40 के बराबर होंगे, ये वाला 40 के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? आपने कहा कि सर हाँ यहां तक हमें सारा क्लियर है। क्या तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये रे अब यहां पे इंसिडेंट होगी? थोड़ा इधर ऐसे टेढ़ा बना दे रहा हूं बच्चों ना, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे उठ के जाएगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे इंसिडेंट वाली बात कैसे पता की तुमने? मैं कहूंगा देखो, इस मिरर और इस रे के बीच में एंगल 50 डिग्री है, इस मिरर और नीचे वाले मिरर के बीच का एंगल ओनली 30 डिग्री है। तो तुम्हें ये समझ में आया कि अगर कोई चीज 50 डिग्री एंगल पे, तो वो नीचे की तरफ आ रही होगी, वो हॉरिजॉन्टल से नीचे आ रही होगी, तो यहां पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 40 और 40 80, 8 5 13, तो ये 20 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर ये 20 डिग्री के बराबर है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी 20 डिग्री के बराबर होगा, और ये बच्चों 70 डिग्री के बराबर होगा। क्या ये वाली रे कभी भी इस पे पहुंचेगी? देखो बच्चों, 30 डिग्री ये एंगल है, 30 डिग्री। अब कोई चीज अगर 20 डिग्री पे जा रही है, तो बच्चों वो ऐसे जाएगी, 30 डिग्री वाली में ऊपर चली जाएगी, तो मिरर ऊपर चला जाएगा, और ये वाली रे अब उस पर ऊपर कभी भी इंसिडेंट नहीं होगी, चाहे उसको तुम कितना भी बढ़ा लेना, क्योंकि ये जो रे है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री एंगल पे जा रही है, जो कि मिरर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री है। अब ये कभी भी नहीं मिलेंगे, तो इनमें टोटल रिफ्लेक्शन कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5, तो टोटल रिफ्लेक्शन जो हो गए, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? करने को इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, ये तो डायग्राम समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया तुम्हें ना। अब जैसे डेविएशन पूछा है, तो डेविएशन के लिए बच्चों मैं हमेशा क्या करूंगा, डेविएशन के लिए बच्चों मैं हमेशा क्या करूंगा, डेविएशन के लिए मैं रेफरेंस लाइन बना लूंगा। रेफरेंस लाइन मतलब कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने कहा कि जो आने वाली रे थी ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही थी, यहाँ पे 40 डिग्री, तो आने वाली ऐसे आ रही थी 40 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये एंगल बच्चों 40 डिग्री के बराबर था। जाने वाली 20 डिग्री एंगल पे जा रही है, ये ऐसे जा रही है बच्चों ना, जाने वाली हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री एंगल पे जा रही है बच्चों। तो कोई मुझे बता सकता है ये डेविएशन कितना हुआ? तो डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास 160 डिग्री के बराबर, या आप दूसरी साइड से बोल सकते हो 200 डिग्री के बराबर। तो डेविएशन 160 डिग्री और 200 डिग्री के बराबर होगा। लो भाई, दिस विल बी द आंसर। सर डेविएशन हमेशा क्लॉकवाइज, कोई रूल नहीं है भाई ऐसा, समझ रहे हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है। डेविएशन तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा एक ही ऑप्शन, ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट होगा तो एक ही ऑप्शन दिखेगा।
एक मिनट ना, मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसको एक बार ढंग से देख लो, ठीक है। लो भाई, देखो सारा खेल बच्चों, सारा खेल जिसमें ज्योमेट्री का है, अगर आपकी ज्योमेट्री मैथ्स अच्छी है, ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होता हुआ दिखेगा आपको ना। कौन सा 180 माइनस का 40 कहां पे है? वही वो कह रहा है 180 माइनस का 40 सर ये होगा। मेरे को एक बात बता, डेविएशन के तू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देख रहा है, तू देखेगा ये इमर्जेंट और इंसिडेंट के बीच का एंगल, तो ये एंगल 140 है, लेकिन ये 20 ये भी तो ऐड करेगा, 60 आएगा ना। 5 रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्लेक्शन, पांचवा रिफ्लेक्शन, ये काउंट नहीं कर पा रहा है तू? 5 रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो भाई तुम? सर ये कैसे पता चला कि लास्ट वाली रे दोबारा M2 पे नहीं आएगी? यस, ये कैसे पता चला कि, एक बात होता है, ये मिरर है एक ना, ये मिरर है और एक मिरर है ये, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब कोई एक लाइन ड्रॉ कर जो 20 डिग्री पे है, क्या ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी? ये 20 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पे, क्या ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी दोनों एक दूसरे को? नहीं। तो अगर ये इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इससे लौट के इस पे नहीं आ पाएगी, चाहे कितना भी लंबा खींच ले इनको, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। सर हाउ 20 डिग्री बाइसेक्टेड बाई नॉर्मल है? 20 डिग्री बाइसेक्टेड बाई नॉर्मल कहां पे है? देखो बच्चों सुन लो, इसमें ना ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको। मैंने एक, देखो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, अगर तुम इसको दोबारा देखोगे ना वीडियो को तो तुम्हें पता लगेगा, ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, ये वाला एंगल पता किया था, फिर मैंने कहा कि 40 ही हो गया, 30 ही हो गया, 70, तो ये 110 आया था। 110 आने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल का एंगल होता है 90 डिग्री मिरर के साथ, तो ये 110 है तो नॉर्मल इधर ही आ जाएगा, मतलब ये एंगल 20 डिग्री के बराबर होगा नॉर्मल के साथ, इस वाली रे का नॉर्मल के साथ एंगल 20 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरी साइड से निकलेगी। रिफ्लेक्टेड रे इधर से नहीं निकल सकती बच्चों, नॉर्मल इधर है, आने वाली रे ये है, तो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के इधर से निकल के जाएगी 20 डिग्री एंगल पे, तो ये एंगल 20 होगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये यहां निकलेगी बच्चों, मिरर पे इंसिडेंट होगी, ये 70 के बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया, 70 और 30 100, ये 80 के बराबर हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक है, ओके। कितने डिग्री होने पे टच करती है किसको? अगर ये 30 से ज्यादा आता ना बच्चों, ये वाला 20 की जगह पे 35 आ रहा होता, कुछ भी आ रहा होता, तो इनमें एक और रिफ्लेक्शन कंसीडर करना पड़ता बिल्कुल एंड में जाके ना। फोर्थ वाले रिफ्लेक्शन में पैरेलल नहीं होगी, 50 डिग्री एंगल आ रहा है ना, ये 50 आ रहा है, तो पैरेलल कैसे हो जाएगी इस मिरर के? ये 50 है, मिरर का इस मिरर के साथ 30 है, इस मिरर से कुछ 50 पे आ रही है, तो ऐसे आएगी ना, इंसिडेंट होगी। 10 डिग्री कैसे आया? बस रुक जाओ बच्चों ना 1 मिनट, बच्चों के क्योंकि इनके अगर डाउट रह जाएंगे ना तो ये मतलब फिर इनका टॉपिक से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जैसे ये एंगल 70 डिग्री के बराबर आ गया था, ठीक है, तो ये वाली जब रे इधर आई ना, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये वाली, तो ये 70 था, ये 30 था, तो 100 हो गया। तो तुम्हें पता है किसी भी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये ब्लू वाली रे जब इधर आई बच्चों, तो ये जो एंगल है 80 के बराबर होगा नहीं होगा? ये वाला एंगल 80 डिग्री के बराबर होगा। 80 70 30 180 हो गया ना, तो ये 80 के बराबर होगा। तो जब मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता है 80 है, और नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे, तो तुम्हें समझ में आ गया कि इस रे का इधर से एंगल 80 है, तो मतलब ये रे नॉर्मल के साथ 10 डिग्री एंगल बना रही होगी, ठीक है, 10 डिग्री ये हो गया। तो इधर से आई, अभी इधर से निकल के जाएगी, मतलब 10 डिग्री लेफ्ट से आई, 10 डिग्री राइट से निकल के जाएगी, तो ये पूरा एंगल हो गया 100 डिग्री के बराबर। अब ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, व्हाइट वाली लाइन है, येलो लाइन का एंगल हो गया 100 डिग्री के बराबर, तो पूरा 100 हो गया बच्चों। ये 30 है, हर बार आपको ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा, तो 130 हो गया, इसलिए ये वाला एंगल बच्चों 50 के बराबर आया, ठीक है। हाँ, एंगल नॉर्मल वगैरह के साथ देखना होगा आपको ना, नॉर्मल के साथ चीजें देखनी है बच्चों ना आपको। चलो भाई आगे बढ़े, समझ में आ गया बच्चों? सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर वो सेकंड रिफ्लेक्शन में नीचे गया और राइट साइड से भी
अब यार अब तुम देख रहा भाई, अब देखो तुम टाइम बर्बाद करोगे, कोई मतलब नहीं बनता ना। कैसे नहीं हुआ 20 यार, ये देखना, ये एंगल कितना है 50 के बराबर। तो अब ये ट्रायंगल लेना है तेरे को, ये व्हाइट वाला, येलो वाला और ये येलो वाली लाइन, ठीक है। तो 50 के बराबर हो गए। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला 130, और 30 ये वाला है, 130 ये और 30 ये, तो 160। तो ये 20 के बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। ओके बच्चों, सो अगला क्वेश्चन जो आपको मैं घर से करने के लिए दे रहा हूं बच्चों, दैट इज फ्रॉम पाथ फाइंडर बुक, ठीक है। तो यार मतलब कहीं से छाप के मत लाना, ठीक है भाई, कहीं से सॉल्यूशन वगैरह देख के मत आना इसका, खुद से सॉल्व करना, रिफ्लेक्शन का पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। टाइम की लिमिटेशन है, अदरवाइज मैं अभी करा देता है इसको ना। समझ आने में एक्चुअली तुम्हें बताया कि मैं समझा के जब चलता हूं तो अच्छे से समझा के चलता हूं, और अगर लगा मेरे को कि मेरा आज का टॉपिक टारगेट जो कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको करवा दूंगा। तो एक मिरर बच्चों ये कहलाएगा M1, ये मिरर बच्चों M2 है, ये मिरर बच्चों M3 है, और ये M4 है, एंड दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है बच्चों, ये टॉप व्यू है इनका। ये A है, ये बच्चों B है, और ये C हो गया, और ये D हो गया। मान लो एक कमरा है, कमरे के सारे जो है सारे के सारे सरफेस में मिरर है, आप ऊपर से देख रहे हो, छत नहीं है इस कमरे में। इसका जो मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से बच्चों एक रे जो है जा रही है इधर की तरफ, ठीक है, मतलब ऐसे जा रही है, ठीक है। एक रे बच्चों जो इधर की तरफ जा रही है, ये एंगल थीटा के बराबर है। तो एक रे बच्चों मिड पॉइंट से इधर की तरफ जा रही है, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा सच दैट आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस the ray is incident on corner D। ओनली दो रिफ्लेक्शन कंसिडर करने बच्चों, ठीक है। इसको घर से करके लाना बच्चों ना, इसको बच्चों आपको घर से करके लाना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल, इसको डिस्कस कराऊंगा आते ही, इसको आते ही अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैरम की याद आ गई। हाँ तो लाइट में भी मतलब खैर उसमें फिर भी फ्रिक्शन वगैरह होता है, लाइट तो मतलब एक तरीके से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टाइप का होता है। ये स्क्वायर है, all four mirrors forming a square, all four mirrors आर फॉर्मिंग। इसके बारे में सोचना बच्चों ना, इसमें टाइम लगेगा तुम्हें ना, दिमाग लगाना है तुम्हें, जल्दबाजी में आंसर नहीं फाइंड करना, इसको चलाना है, इसको ये चलना चाहिए तुम्हारा। ऑल फोर मिरर्स आर फॉर्मिंग स्क्वायर, यस, सारे इक्वल साइड लेंथ के, मतलब मान स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब बात वही होगी, ठीक है बच्चों। इसके बारे में सोचना है, इसको लिख लो जल्दी से, और इसको करके आना है आपको ना। तो बच्चों आज आपका एक क्वेश्चन तो मेरी तरफ से ये होमवर्क में आप लोगों के लिए हो गया, ठीक है। डन, लिख लिया भाई आप लोगों ने। बच्चों देखना कि कहाँ भेजनी चाहिए, कैसे चलेगी, कैसे पहुंचेगी वहां पे, ये सारी चीजें आपको सोचनी है, और आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्राई करना है। अच्छा ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ, मतलब इसमें तुम्हें फाइट मारनी है बच्चों, दिमाग लगाना है तुम्हें, दिमाग इसमें, ठीक है, जितना लगा सकते हो लगाना बच्चों, ठीक है। डी वाला कॉर्नर यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे, ठीक है। हाँ मतलब मन से ट्राई करना बच्चों, मतलब इसे बला टालने की वाली बात मत करना, ठीक है, मन से ट्राई करके आना इस वाले क्वेश्चन को। चलो बच्चों, सो अब हम लोगों ने बच्चों रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, मतलब ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब हमारा खत्म हो गया। रिफ्लेक्शन खत्म हुआ है, अभी प्लेन मिरर नहीं खत्म हुआ बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। सो बच्चों आप लोगों ने एक कंफ्यूजन आपको हमेशा रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर ये कंफ्यूजन दूर मतलब पहले इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, ठीक है। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of incident ray is called point of intersection of incident ray is called point object। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिख लो तुम ना इनकी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे क्या कहलाता है बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर उसमें होता है एक रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस is called रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों उसे रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है भाई? ये क्या वाला है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब समझना बच्चों ना इनको, ये डेफिनेशन आज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जानी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख लिया भाई आप लोगों ने? सारा लिख लो जल्दी से, पहले ना ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन पहले लिख लो। आपने जैसे भी सीखा बच्चों, आप अपनी चीजों को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। जो भी आप लोगों ने सीखा इस क्लास से पहले, कृपया उस ज्ञान को यहाँ पे यूज ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होना। सर ये टॉपिक कब होगा? जब ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एंगल पर है तो कितनी इमेजेस बनेंगी, लास्ट में आएगा वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो मिरर होते हैं एंगल पे। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस वाला। ओके, डन 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 बच्चों यहाँ तक। सर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बता दीजिए। अभी रुक जा, समझाऊंगा मैं अभी, पहले सारी डेफिनेशन निपटा लेते हैं। ठीक है, तीनों आप लोगों ने लिख लिए बच्चों। सर आप पहले रेजोनेंस से पढ़ाते थे क्या? यस, रेजोनेंस कोटा में था 2019। सब डायग्राम वायग्राम सब बताऊंगा मैं, अभी एक्सप्लेन इसको बाद में करूंगा। पहले इमेज का भी ऐसे ही मतलब इसको कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नहीं, ऑफलाइन में नहीं पढ़ा था मैंने अकेडमी में ना। क्या आप लोगों ने बच्चे कर लिया कंप्लीट? यहां तक लिख लिया, नोट कर लिया बच्चों? अब होता है बच्चों इमेज। इमेज क्या होती है बच्चों? पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज। सो इमेज का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, ब्रैकेट में लिख लेना, और रिफ्रैक्टेड रेस इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस, इसे बोलते हैं बच्चों पॉइंट इमेज। एक होती है बच्चों रियल इमेज, एक होती है बच्चों वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये भी डेफिनेशन होती है, रियल इमेज एंड एक होती है बच्चों वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस is called real image, is called real image। and point of intersection of
डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से और एक बार इसको गो थ्रू भी कर लो बच्चों ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, क्या कुछ गलती कर दी मैंने? हाँ, पॉइंट इमेज बोलते हैं उसको ना, पॉइंट इमेज। ये गलत लिख दिया था ना मैंने, यहाँ पे बच्चे से बोलते हैं पॉइंट इमेज। लिख लो भाई जल्दी से, पहले पूरा लिख लो। अब मैं समझाता हूँ बच्चों ऑब्जेक्ट, इमेज और इन सब की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, तुम्हें थोड़ा बहुत तो लेंस के बारे में पता ही है, लेंस वगैरह जो थोड़ा बहुत तो आता ही है सब बच्चों को, कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाता है, पैरेलल रे का मतलब इतना तो आइडिया है ही ना सबको। ओके 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 ओके, नहीं नहीं, बहुत बहुत बेसिक चीज जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी ना, बस उसको यूज करूंगा मैं थोड़ा सा ना। बहुत बेसिक चीज जो आप लोगों ने यूज की, बस उसको पढ़ी हुई है उसी को यूज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख लिया सारा आपने? दोनों लिख लिया? एक बार रीड कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द पॉइंट ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द रियल ऑब्जेक्ट। एंड ठीक है, लिखो जल्दी। लिख लो, वर्चुअल में लिख लो। अच्छा, आपकी क्लास का टाइम मैंने बता ही दिया आपको कि हमारी क्लास जो है 1:15 बजे तक रहा करेगी। ठीक है, ओके, डन डना डन डन। चलो बच्चों, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये बच्चों एक, मैंने कहा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉन्वेक्स लेंस और ले लिया बच्चों ने ना, दो कॉन्वेक्स लेंस ले लिए। इसकी फोकल लेंथ बच्चों डिफाइन कर दे रहा हूं आपको, मेरे ख्याल से फोकल लेंथ समझ में आती होगी। मान लो मैंने फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर बोल दी, और इसकी भी फोकल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके बच्चों, इन रेस को क्या बोलोगे आप? ये जो इसके ऊपर आ रही है, इन रेस को क्या बोलोगे? इंसिडेंट या इमरजेंट? तो बच्चों दीज रेज आर इंसिडेंट रेस फॉर लेंस। यही हुआ ना बच्चों, इंसिडेंट। तुम्हें पता है इनका क्या करता है बच्चों ये लेंस? ये लेंस इन रेस का क्या करेगा? यू नो वेरी वेल कि इनको कन्वर्ज कर देगा। कहां? इनको कन्वर्ज कर देगा बच्चों 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये रे बच्चों जाएंगी इधर। ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो ब्लू वाली रेज है ना बच्चों, दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज फॉर लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों इनको? रिफ्रैक्टेड। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना बच्चों, रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? इमेज। देखो, रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड हो, उनका उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? इमेज। ये कन्वर्जिंग रेज है या डाइवर्जिंग रेज है? कोई मुझे बताएगा कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्जिंग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे क्या कहलाता है? रियल इमेज। सो ये रियल इमेज कहलाएगा फॉर लेंस। आई बात समझ में आप लोगों को? ये रियल इमेज कहलाएगा लेंस के लिए। मैंने क्या किया बच्चों के, एक मिरर रख दिया यहां पे ना। क्या किया? एक मिरर रख दिया मैंने यहां पे। तो जो ये मिरर रखा हुआ है ना बच्चों, अगर मैं इन ब्लू वाली रेस को आगे बढ़ाऊं, इन ब्लू वाली रेस को बच्चों आगे बढ़ाऊं, तो ये किस पे इंसिडेंट होंगी? अब इस मिरर के ऊपर। इसकी रिफ्रैक्टेड रेज आर इंसिडेंट रे फॉर मिरर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसी की रिफ्रैक्टेड रे उसके लिए क्या बन गई? इंसिडेंट रे। और ये जो इंसिडेंट रेज है, ये इस मिरर के लिए। अब जब मिरर की बात कर रहा हूं ना बच्चों, तो मुझे मिरर के रेस्पेक्ट में देखना है, आर दीज इंसिडेंट रेज
कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, मतलब मुझे बताएगा कोई ये ब्लू वाली रेस जो है डाइवर्जिंग नेचर की है या कन्वर्जिंग नेचर की है, डाइवर्जिंग। और ये इंसिडेंट रेज है। इन इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है बच्चों? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और ये कैसे नेचर की है बच्चों? डाइवर्जिंग नेचर की। तो बच्चों यही इमेज रियल ऑब्जेक्ट होगा फॉर मिरर। मिरर के लिए बच्चों ये रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सेम रियल इमेज फॉर जो लेंस था, वो इमेज बच्चों मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? तो मिरर के लिए बच्चों डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हो गई। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं बच्चों। ये जो दूसरा वाला जो मैंने लेंस यहाँ पे बना रखा है ना आप लोगों के लिए, इस वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। तो आपने कहा कि ये आई इंसिडेंट रेज, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करने वाली थी, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करती, तो ये रियल इमेज फॉर्म होता फॉर लेंस। लेंस के लिए क्या होता बच्चों? रियल इमेज होता। ठीक है, मैंने मिरर बच्चों यहां पर रख दिया। मिरर कहां रख दिया बच्चों? मैंने यहां पर रख दिया। क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि अब इस मिरर के लिए ये जो इसकी रिफ्रैक्टेड रेज है वो इंसिडेंट रे बनेगी या नहीं बनेगी बच्चों? इन्हीं रेज को आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे फॉर लेंस एंड इंसिडेंट रे फॉर मिरर। ठीक है, इंसिडेंट रे फॉर मिरर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगी बच्चों ये? तो यही रे जो रिफ्रैक्टेड रेज है लेंस के लिए, वही इंसिडेंट रे कहलाएंगी बच्चों इस मिरर के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे फॉर द लेंस आर द इंसिडेंट रे फॉर द मिरर। लेकिन ये बच्चों मिरर के लिए जो, अच्छा लेंस के लिए अभी भी ये रियल इमेज है। लेंस के लिए क्या है बच्चों? ये अभी भी रियल इमेज है। लेकिन इस मिरर के लिए ये क्या बनेगा बच्चों? यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मुझे लगता है कि तुम्हें हमेशा डाउट रहता होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो व्हाई वी डू वी स्टडी। हमेशा तुम्हें डाउट रहा होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता हम उसे पढ़ते ही क्यों है? ऐसे कॉम्बिनेशन में आता है बच्चों ना, कॉम्बिनेशन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली बात आती है। अगर इसी की पोजीशन अगर तुम इधर कर दो ना, शिफ्ट करके इसको मिरर को, तो यही रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसके लिए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसी जो रेज होती है ना बच्चों, जो ऐसे आ रही होती है। अच्छा तुम्हें एक चीज और, एक कंफ्यूजन दूर हुआ भाई। देखो हर एक लेंस, हर एक मिरर के लिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अलग अलग होंगी। किसी एक की रिफ्लेक्टेड दूसरे के लिए इंसिडेंट बन सकती है, समझ गए? तो हर बार ये डेफिनेशन चेंज होगी बच्चों, हर हर एक रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन पे डेफिनेशन चेंज होगी। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? क्या ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल सारी चीजें बच्चों क्लियर हो गई या नहीं हो गई मुझे बताओ। अब तुम्हें पहली बार ये डेफिनेशन मतलब, हाँ डेफिनेशन देखो बच्चों, इन डेफिनेशंस को क्या तुम रिलेट कर पाओगे हर जगह पे? तो मैं तुम्हें बच्चों, मैं इस लेवल की क्लैरिटी चाहता हूँ कि जैसे ही तेरे को दिखे ना कि तू जब इस वाले मिरर के बारे में बात कर रहा है तो तेरे को सारी चीजें इसी मिरर की दिखनी चाहिए। लेंस वगैरह मिरर कॉम्बिनेशन बहुत करते हैं हम लोग ना यहाँ पे, लेकिन बच्चों को क्लैरिटी न होने की वजह से वो समझते हैं कि यार इधर रिफ्रैक्टेड है तो ये इंसिडेंट क्यों। उनके दिमाग में इंसिडेंट एक ही होती है जो पहले आ रही होती है। लेकिन अब तुम्हें समझ में आया कि हर एक डिवाइस के लिए बच्चों इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेंगी आपको। जो लेंस की रिफ्रैक्टेड रेस है वो मिरर के लिए इंसिडेंट बन रही है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा वो मैं इमेज बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को ना प्लेन मिरर से। मैं तो तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज समझा रहा था। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? वर्चुअल इमेज होगी ना मिरर, अब वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो मिरर क्या इमेज बनाएगा वो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। इस मिरर के लिए ये येलो वाली रेज जो है ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है मिरर के लिए, जबकि लेंस के लिए कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज है। मिरर के लिए कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है। तो जब भी इंसिडेंट रेज से कन्वर्ज हो रही होंगी, अच्छा यहाँ पे रेज नहीं मिलेंगी बच्चों, मैं उसे क्या डॉटेड नहीं बना पा रहा हूँ ना, इन्होंने जो फीचर चेंज कर दिया इसके चक्कर में मैं उसको डॉट 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 नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे पहुंचेंगी नहीं। ये यही तो इन्होंने फीचर खराब कर दिया, इतना बकवास फीचर डाला है इन लोगों ने, मेरे मना करने के बावजूद बताया इस फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने।
ठीक है, अब इनकी मर्जी। ठीक है, अब इसको कैसे मैं इरेज करूं, मतलब ना, और ये लाइन सीधी बना भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। चलो खैर कोई ना, तुम लोग नहीं, मैं ही बात करूंगा। डन 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 डन। ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर यार ब्लैक स्लाइड में आता नहीं है एक्चुअली ना। एक मिनट, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर नहीं होता इसमें ना, जब ब्लैक स्लाइड होती है ना तो ब्लैक कलर नहीं होता। चलो कोई ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों तुमसे कि यहाँ पे ये रेज होंगी नहीं है, ये ना, ये सिर्फ दिखाया गया है। ये तो यहाँ पे आके खत्म हो गई ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, फिर ये इधर की इधर चली जाएगी। ठीक है, सो एक्चुअल में बच्चों जो यहाँ पे हो रहा होगा ना, वो ये हो रहा होगा कि ये मिरर जो है, प्लेन मिरर, इस रे को इधर भेज देगा ऐसे, और फिर ये लेंस पे इंसिडेंट होंगी। समझ रहे हो? और फिर लेंस जो भी करेगा इनका करता रहेगा। अब बात समझ में आई तुम्हें? ये इनको ऐसे भेज देगा, इनको ऐसे भेज देगा, फिर ये अपना इमेज बना देगा, ये इनका। अच्छा, ये कन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये रियल इमेज होगा बच्चों, नहीं होगा? ये रियल इमेज होगा बच्चों बाय मिरर, मिरर का। ठीक है, फिर ये रेज बच्चों इस पे आएंगी, तो यही बच्चों ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले लेंस के लिए। नाउ दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। अगर लेंस यहां रखा होगा या बीच में, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस अगर ऐसा हुआ कि ये पॉइंट अगर इधर आ रहा होगा, तो इस लेंस के लिए ये सेम चीज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। आई बात समझ में? और फाइनली रेज लेंस के बाद इधर निकल जाएंगी, फिर ये लौट के नहीं आएंगी। फाइनली रेज लेंस से बच्चों बाहर निकल जाएंगी, फिर ये कभी लौट के नहीं आएंगी। ठीक है, फिर बाहर चली जाएंगी। ठीक है, अच्छा मैंने मतलब एक और चेंज किया है बच्चों, आपके जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे मैं आपकी क्लासेस नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इस कोर्स के बाद जो कैलोरीमेट्री और उसको पढ़ाने का जो प्लान था, उसको अभी के लिए ड्रॉप कर दिया गया, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जो है सेकंड ड्रॉप के टाइम पे आप जो परेशान रहो। ठीक है, फिर हम जो है 11th का जो मैकेनिक्स है वो स्टार्ट करेंगे फिर आपके 30th ऑफ उसके बाद। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो कि ये जो रेड वाली रे है ना, रेड वाली, ये मान लो इधर जाके कन्वर्ज हो रही होती, मतलब ना यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ रहा होता है रेड वाली लाइन का, तो फिर इस लेंस के लिए वो जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता। ठीक है, ये रेड वाली रे लेंस के लिए, रेड वाली रे जो है लेंस के लिए बच्चों इंसिडेंट रे बन जाएंगी। डन 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 डन। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अब बात करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब थोड़ा खींचना पड़ेगा बच्चों जल्दी जल्दी ना अपन को। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं बच्चों ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनवा रहे हैं। ठीक है, अभी अभी एक्सटेंडेड के लिए बात नहीं कर रहे, ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। ऑल द इंसिडेंट रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, all the incident rays, all the incident rays from a point object, from a point object after reflection, all the incident ray from a point object after reflection on plane mirror meet or seems to meet at a single point, at a single point. This point is
इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो तो मैंने तो बता ही दिया कि इमेज कैसे बनता है। इमेज बच्चों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो जितनी भी रेज बच्चों अगर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से भेजोगे मिरर के ऊपर, वो सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों अपन जो है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बच्चों ये हो गया मिरर। एक लाइन बना ली बच्चों, रेफरेंस लाइन। सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमें क्या करना है कि इससे हमें बहुत सारी रेज भेजनी है। ठीक है, बहुत सारी रेज हमें भेजनी है बच्चों। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो बच्चों कभी भी अगर आपको इमेज की पोजीशन पता करनी है ना, तो आपको बहुत सारी रेज भेजने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो रेज से भी आप जो है इमेज बता सकते हो। वैसे तो आपने जैसे एक ये वाली भेजी परपेंडिकुलर वाली, तो ये परपेंडिकुलर जाएगी बच्चों, ये इसी रास्ते वापस आ जाएगी। आपने एक ये वाली भेजी, ये ऐसे जाएगी। तो बच्चों तुम्हें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी वैलिड होंगे। तो ये वाली बच्चों ऐसे निकल जाएगी। ये वाली और ये वाली दोनों के दोनों एक पॉइंट से आती हुई फील होंगी बच्चों, और ये जो पॉइंट होगा ना वो इमेज कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रेज बच्चों मुझे इस वाले पॉइंट से आती हुई फील होंगी। ठीक है, तो ये बच्चों इसका इमेज कहलाएगा। जैसे ये वाली है, ये वाली भी बच्चों हमें यहां से आती दिखाई देगी ना, यहां से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमेज। तो ये बच्चों इसका इमेज कहलाएगा। बच्चों ये रियल ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज बन रहा है ना, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है बच्चों, वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, वर्चुअल दिख रहा है तुम लोगों को, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, कोई और रे बना लो बच्चों आप लोगों ने जो है, और भेज दो इधर। आपने अगर एक और भेजी तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे बन जाएगी सारी की सारी रेज बच्चों, यहीं से आती दिखाई देंगी मेरे को ना, यहीं से। तो ये बच्चों इसका वर्चुअल इमेज कहलाएगा, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छी बात बच्चों यहाँ पे ये होती है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है ना, अगर आप इसमें देखो बच्चों, ये ट्रायंगल कॉन्करेंट ट्रायंगल होंगे। ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्करेंट होंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाली साइड कॉमन हो गई। ये एंगल बच्चों अगर ये आई के बराबर है, तो ये वाला भी आई के बराबर होगा, और फिर इधर वाला आई के बराबर होगा, तो ये वाला भी आई के बराबर होगा। ठीक है, कॉन्करेंट ट्रायंगल होते हैं। सो ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है ना इमेज से, उतना ही दूर इमेज होता है। दोनों अपोजिट साइड में होंगे बच्चों, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो लिख लेते हैं पहले तो हम लोग यहाँ पे। आप लोगों ने बच्चों डायग्राम बना लिया सारे बच्चों ने। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट and real image for virtual object। ठीक है, तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर बच्चों हमेशा रियल का वर्चुअल और वर्चुअल का रियल बनाता है। ठीक है, सर पॉइंट इमेज एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है। अब यार उसको जाके देखना। ठीक है, देख लेना। डन बच्चे, यहां तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ये रहा। इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था जिसका इसने रियल इमेज बनाया। रियल इमेज बाय द मिरर ऐसी रेस को हमेशा कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, ओ एम एन कॉन्करेंट ट्रायंगल जो होंगे ना बच्चों, कॉन्करेंट ट्रायंगल, ये
ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल MNI, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देखो एक साइड कॉमन है इनकी, ये एंगल 90 90, ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होंगे बच्चों, ये दोनों होंगे, ये वाला और ये वाला, तभी तो बच्चों ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, डन डना डन डन। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने सबने? रुक जाओ भाई, अभी थोड़ा थोड़ा खींचने दो यार, आधा घंटा बचा है बस मेरे पास। थोड़ा थोड़ा टॉपिक को खींचने दो। वेलोसिटी ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, बहुत पढ़ाना है मेरे को भी। ठीक है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ओके, डन 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 डन, यहां तक डन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर। मेरा मेरा टारगेट है कि आज का मैं आज खत्म कर दूं। प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग image and object। ठीक है, object and image lie on the opposite side of a mirror। object and its image always lie on opposite side of mirror। तो मिरर के बच्चों हमेशा अपोजिट साइड में लाई करते हैं दोनों ना, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के हमेशा अपोजिट साइड में लाई करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैन फॉर्म an image, but to see the image one need to be in its field of view। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो किसी भी बंदे को, देखने वाले को बच्चों, उसकी फील्ड ऑफ व्यू में होना पड़ेगा। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू में होना पड़ेगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैन फॉर्म एन इमेज, बट टू सी द इमेज वन नीड टू बी इन द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो लिख लो बच्चों जल्दी से, छोटे छोटे पॉइंट है और कर लो जल्दी से, कंप्लीट करो। वेरी कहां पे लिखा हुआ है वेरी? देखो भाई, जो भी खाना है खाते खाते पढ़ लो। ठीक है, चुपचाप, तुम कोई पढ़ा नहीं रहे हो। एवरी होगा, एवरी ऑब्जेक्ट। नहीं है, ये फील्ड ऑफ व्यू बच्चों अलग है, ये रीजन होता है। फील्ड ऑफ व्यू ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसा नहीं होता। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे यार, फील्ड ऑफ व्यू ये नहीं होता भाई। रुक जाओ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। लिख लिया तुम लोगों ने सबने यहाँ तक? तो अगली हेडिंग डाल लो फिर भाई, फील्ड ऑफ व्यू में। सोचा कि इतना लफड़ा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। फील्ड ऑफ व्यू जो होता है ना बच्चों, ये वो रीजन होता है, रीजन इन विच reflected rays are present। ठीक है भाई, वो रीजन बच्चों जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या मतलब हुआ इसका? रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, तुम्हें पता है कोई भी चीज देखने के लिए तुम्हारी आंखों पे उससे रेज आनी चाहिए, ये पता है सारे बच्चों को।
आपको कोई भी चीज पता क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उससे लाइट आपकी आंखों पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये ग्लास है, ये जैसे सामने ग्लास है बच्चों ना, ये वाला ग्लास, तो ये मैं देख पा रहा हूँ बिकॉज इससे लाइट मेरी आंखों में जा रही है। लेकिन अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो क्या मुझे ग्लास दिखाई देगा? अभी भी दिख रहा है, मतलब हल्का हल्का कि वो जो कुछ रेज इधर से जाके ना ऐसे जा रही है, ठीक है, क्योंकि अभी भी लाइट आंखों में एंट्री ले रही है। लेकिन अगर मैं इसको इधर कर दूं तो अब कोई भी लाइट मेरी आंखों में एंट्री नहीं ले पाएगी, क्योंकि इधर से घूम के ऐसे नहीं जाती लाइट, लाइट आती है सीधी। तो जो आने वाली लाइट है ना वो ऐसे निकल गई, ठीक है। तो अब नहीं दिखेगा मुझे ना कोई भी चीज बच्चों, मुझे तब दिखाई देती है जब मैं मेरी आंखों पर उससे लाइट आए। इसीलिए बच्चों जो इमेज होता है ना, इमेज जो मिरर बनाते हैं, वो भी हमें तब दिखाई देगा कि जब हम जो है हमारी आंखों में रिफ्लेक्टेड रेज है। अब जैसे सामने बच्चों मिरर है तुम्हारे सामने ना, सपोज इस चीज को ऐसे समझ लो कि सामने तुम्हारे मिरर है, ठीक है। तो आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपसे रेज जा रही हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आ रही है, ठीक है। तो आप उसको देख पा रहे हो। लेकिन अगर आपने अपनी आंखों को ढक लिया ऐसे करके, आप बेशक अभी भी मिरर के सामने खड़े हो, आपका इमेज अभी भी बन रहा है, लेकिन अब आपको वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज आपने उन रेस को, रिफ्लेक्टेड वाली रेस को ब्लॉक कर दिया, या आप इधर देखने लग गए। तो रेस तो अभी भी आ रही है, लेकिन अब वो आपकी आंखों पर इंसिडेंट नहीं हो रही। सो किसी भी चीज को देखने के लिए जहां से रेज आ रही होती है ना, ये बच्चों ये हमारी आंख के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जो हमारी जो रेज गई मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, मिरर से जब लौट के आती है ना, तो वो हमारी आंखों के लिए इंसिडेंट रेज होती है। हमारी आंखों के लिए वो क्या होती है? इंसिडेंट रेज। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट होता है। सो मिरर में मिरर से लौट के आ रही है, तो वो इंटरसेक्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जो मेरा इमेज जो मिरर में बना बच्चों, दैट इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर द आईज। ठीक है बच्चों, वैसे तो तुम उसको बोलोगे कि वो तो सर इमेज है, लेकिन इमेज इज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईज। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सारे बच्चों को समझ में आ गया? डन 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 डन। ओके, सब रेफरेंस का खेल है, हाँ खेल है बच्चों, ठीक है। तो रीजन बच्चों जिसमें लाइट इंसिडेंट रेस दिखाई मतलब होती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से ना। सो बच्चों देयर इज अ मिरर, और ये बच्चों इस मिरर वाली लाइन हो गई, ठीक है। यहां पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम दिस लाइन। फाइंड दी, नहीं, आपको बताना है कि will this mirror form image of object, will this mirror form image of object। बनाएगा क्या? ये तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तुम्हें लगता है इमेज बनेगा? देखो बच्चों, इमेज तो बनेगा क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इसकी रेज मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो सकती है। लेकिन उसको देखने के लिए ना, आपको अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यू नीड टू बी इन फील्ड ऑफ व्यू। अगर आप उसको देखना चाहते हैं ना बच्चों, तो आपको इस फील्ड ऑफ व्यू में होना पड़ेगा। तो इमेज तो बनेगा बच्चों, इसका इमेज बनेगा। और बच्चों अभी भी मिरर जो है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का, ठीक है। अभी भी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। इमेज बनेगा बच्चों, लेकिन ये उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। आपकी आंखें अगर इसमें होंगी ना बच्चों, तो ही आप इसको देख पाओगे। आपने देखा बच्चों, कई बार मिरर वगैरह हैंग हो रखा होता है, आपको अपने शूज देखने होते हैं, तो आप मिरर में ऐसे अंदर की तरफ झांक के देखते हो। वैसे तो सामने देख सकते हो, लेकिन अगर आपको इमेज ही देखनी है तो आप उसमें अंदर झांकते हो। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा एग्जाम्पल वगैरह देखा हो या कभी किया हो कि ये फ्लोर था बच्चों, यहाँ पे एक मिरर था, यहाँ तक ना, यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर थोड़ा जमीन से ऊंचा है, ठीक है। एक मिनट ना, तो
ये है जैसे बच्चों मिरर। अब आपको अपने शूज देखने बच्चों ना, ये आपके पैर हो गए, ये पेट हो गया, ये हाथ हो गए, एंड दिस इज यू। ठीक है, आपको इसमें पैर देखने हैं। तो बच्चों तुमने देखा होगा कि कई बार ऐसे थोड़ा झांकना पड़ता है, ऐसे करके ना, ऐसे। ये तुम हो गए, ठीक है, ऐसे करके झांक के देखना पड़ता है ना बच्चों, थोड़ा सा ऐसे करके झांकना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम इसके फील्ड ऑफ व्यू में जा रहे हो। ठीक है, ये जो रेज ऐसे जा रही थी ना, आपको इसके फील्ड ऑफ व्यू में होना पड़ेगा अगर आप इसको देखना चाहते हो। तो किसी भी चीज को देखने के लिए बच्चों आपको उसके फील्ड ऑफ व्यू में, अगर आप सीधे खड़े रहोगे ना, तो आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं रहोगे, तो आपको इस पैर दिखाई नहीं देंगे। समझ में आया बच्चों? पैर नहीं दिखाई देंगे बच्चों। ड्राइंग अच्छी है ना मेरी, मुझे पता है, मतलब ना तुम्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बचपन से ही इस टैलेंट के बारे में पता था। मैं पहले बचपन में एप्पल बनाता था, फिर एक लिली रोज होता है उसको बना, क्या लिली फूल होता था, क्या होता था, उसको बनाते थे ना ऐसे करके पत्तियां, वो मेरे को आज तक आती है, 3 पत्तियां बना के बीच में ऐसे। और लोटस बनाना आता है, मैंगो बनाना आता था मेरे को, एप्पल बड़े आराम से बना देता था मैं। ठीक है, अब मैं इंसान बना देता हूँ, इंसान की ड्राइंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब टैलेंट जो है ना धीमे धीमे वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, हाँ हट वाला, हट भी बनाया मैंने ना, वो सन राइज वाला जो एक होता था, सीनरी जिसको बोलते थे, यस सीनरी भी बनाई है मैंने ना। तो मतलब टैलेंट की कमी मेरे को बचपन से नहीं थी। ठीक है, गॉट द पॉइंट बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारे बच्चों को? फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, सारे बच्चों को? ओके, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, तो बच्चों ये ग्राउंड है, ठीक है, इसी को अपन को एक्स एक्सिस मानना है। ये बच्चों वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, एंड देयर इज अ मिरर। और बच्चों ये हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों 4,5 के बराबर। ठीक है, सो देयर इज अ मिरर, इस तरीके से मिरर है बच्चों। ये ग्राउंड है, एक्स एक्सिस के अलोंग ना ग्राउंड। एक बंदा है बच्चों जिसकी आंखों की हाइट जो है जमीन से 2 मीटर है, और ये आगे मूव करके आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन। तौंद निकली हुई है ना ये, तौंद तौंद बाबा था ये। फाइंड द टाइम फॉर विच, फाइंड द टाइम फॉर विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट origin will be visible to the person। कितने टाइम तक इस बंदे को इसकी इमेज दिखाई देगी? ये ध्यान रखना बच्चों, इसकी आंखों की हाइट 2 मीटर है बंदे की, और ये झुक वुक नहीं रहा है, 2 मीटर हाइट पे ही रहेगा पूरा टाइम, और कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ये बच्चों बताइए भाई जल्दी से, अरे पंचायत करना बंद करो। सर अगर कोई मिरर एक पॉइंट है तो इंसिडेंट रे अपना पाथ रिट्रेस करेगा? मतलब मिरर पॉइंट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? पॉइंट
सीधी सादी बात है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 के बराबर होगा ना तो उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द मिरर, और वो रिट्रेस करवा देगा मिरर अगर होगा तो खत्म, क्योंकि उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 के बराबर ही होगा, नॉर्मल के अलोंग ही वापस चली जाएगी वो। डन 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 डन। ये मीटर में बच्चों ना, ये मीटर में, ये एक्स मीटर में, वाई मीटर में बच्चों, ठीक है, ये भी मीटर में, बस इसकी स्पीड जो है सेंटीमीटर में दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जल्दी करो भाई सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को, क्या आएगा इसका आंसर। जब तो तुम इसको ट्राई कर रहे हो बच्चों, मैं तुम्हें घर से करने के वाले क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें घर से करके लाने हैं। अरे हाँ यार, तुम लोगों ने जो बताया ना कि सर कल संडे को भाई कल क्लास है, और मैं कल वाली क्लास को लंबा खींचूंगा, 2 घंटे भी कर पढ़ाऊंगा मैं कल तुम्हें, ठीक है। संडे है, अभी स्टार्टिंग है, अभी तुम लोग ना आराम से कर सकते हो मैनेज, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आज का अगर नहीं भी कंप्लीट होता है ना मेरा, अगर इमेज का नंबर ऑफ इमेज, स्पेरिकल मिरर जो है टारगेट अपन खींचेंगे मेरे, और क्या है। सुबह क्या साढ़े देख, सुबह मेरे लिए ना बच्चे, पता है तुझे, पता नहीं, तेरे सर के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आई एम आई एम वैसे वैसे हिंदी में तो मतलब बहुत वैसे बोलते हैं, उससे बोलते हैं निशाचर। निशाचर मतलब समझते हो, रात में घूमने वाले लोग, ठीक है। तो हाँ, नाइट ऑल बोल सकते हो आप उसको ना। तो ऐसे लोग जो मतलब निशाचर होता था राक्षसों के लिए यूज पहले, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे साथ क्या है कि मैं रात को 3-4 बजे सोने वाला आदमी हूँ, और सुबह जगता हूँ मैं लेट, 9 बजे, ठीक है, 10 बजे। तो अगर तू मेरे को, अगर तू जबरन करके ले भी आएगा ना इधर, क्या कहेगा कि क्या कहते हैं कि सर पढ़ा दो हमें, तो मैं आ जाऊंगा, पढ़ाना चालू कर दूंगा, लेकिन तेरे को ना, तेरे को पढ़ने में मजा आएगा ना मेरे को पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। कर लिया भाई, सॉल्व कर लिया आप सारे बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को। सो बच्चों, इसकी आंखें जो है ना पूरा टाइम इस हाइट में रहने वाली है, ठीक है। तुम्हें पता है कि जितनी देर तक जितनी देर तक बच्चों इसकी आंखें फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगी, उतनी देर तक इमेज दिखाई देगा। हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आई। जितनी देर तक इसकी आंखें फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगी, उतनी देर तक इसको इमेज दिखाई देगा। तो बच्चों वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जितनी डिस्टेंस तक इसकी आंखें फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगी, तो आंखें बच्चों पूरा टाइम इस हाइट पे रहने वाली हैं। अच्छा बच्चों, इसकी इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की। एक तो बच्चों यहाँ पे आएगी रे, वो रे बच्चों ऐसे आ रही होगी, है ना। एक रे बच्चों जो यहाँ आ रही होगी, वो रे यहाँ आ रही होगी। तो मैं कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है आंखों का, और
रेस का, क्योंकि जो बीच में आ रही होंगी वो बीच वाले रीजन में आ रही होंगी बच्चों। तो ये वो रीजन है बच्चों जहां से जहां तक इसको रेस जो है, मतलब इसका इमेज दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ये सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ इंसिडेंट होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वो रीजन है जहां तक इसको दिखाई देगा। तो अब बच्चों ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है बस मेरे को। अब कैसे करूंगा बच्चों इस डिस्टेंस को कैलकुलेट में? एक लाइन ड्रॉ करूंगा बच्चों में, ये वाली। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की मैंने इधर। अब अब ये ट्रायंगल देखना बच्चों, ये रेड वाला ट्रायंगल देखो, देखो रेड वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, मतलब रेड वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप सारे बच्चों को। एक ट्रायंगल देखो बच्चों ग्रीन वाला, ग्रीन नहीं, कौन सा वाला? एक व्हाइट वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये व्हाइट वाला और रेड वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे या नहीं होंगे बच्चों? ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सिमिलर होंगे बच्चों दोनों के दोनों। ये 90 तो ये वाला 90। ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस बच्चों 5 मीटर के बराबर होगी या नहीं होगी? क्योंकि देखो 4,5 नहीं, 4 मीटर के बराबर, नॉट 5, 4 मीटर के बराबर होगी या नहीं होगी बच्चों ये वाली डिस्टेंस? आप बोलोगे हाँ सर 4 मीटर के बराबर होगी। ये पूरी हाइट कितने के बराबर है बच्चों इस वाले में? 5 के बराबर। अच्छा, ये हाइट किसके बराबर है बच्चों? ये 3 के बराबर है या नहीं? तो कोई मुझे बता सकता है कि इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? x1 को। तो सिमिलरिटी वाली कंडीशन लगा दूं बच्चों, x1 डिवाइडेड बाई 3 क्या 4 डिवाइड बाई 5 के बराबर होगा या नहीं होगा? x1 की वैल्यू बच्चों 12 डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगी। ये आ जाएगी x1 की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 5 के बराबर आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू बच्चों 12 डिवाइड बाई 5 के बराबर आ गई। ठीक है, x1 की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है बच्चों 12 डिवाइड बाई 5 के बराबर आ गया। ठीक है, ओके। अगली डिस्टेंस पे आ जाए बच्चों। एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ब्लू वाला, और एक ट्रायंगल बना देते हैं बच्चों ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, ग्रीन वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों ग्रीन और ब्लू वाले में। ये 2 मीटर के बराबर है, ये 5 मीटर के बराबर है। इस डिस्टेंस को बच्चों मैं y बोल, x2 बोल दूं सपोज। इसको मैंने x2 बोल दिया, तो x2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 होगा या नहीं होगा? तो x2 की वैल्यू बच्चों 6/5 के बराबर आ जाएगी। x2 की वैल्यू बच्चों 6/5 के बराबर आ गई, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ओके। इस डिस्टेंस को बच्चों मैं x3 बोल रहा हूं। आपको ये समझ में आ रही है? x2 प्लस का x3 की वैल्यू, x2 प्लस का x3 की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 के बराबर है बच्चों। x2 की वैल्यू 6/5 थी बच्चों, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/5 के बराबर। 4/5 के बराबर आ गई बच्चों x3 की वैल्यू। x3 और x1 ही तो d के बराबर है। तो जो d जितनी देर तक फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, ये x1 प्लस का x3 के बराबर है वो। तो d इज x1 प्लस का x3, d इज x1 प्लस का x3। ठीक है, तो d बच्चों x1 प्लस का x3 के बराबर आ जाएगा। x1 प्लस का x3, x1 क्या है बच्चों 12/5, x3 क्या है बच्चों 4/5। तो d आ जाएगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। तो d आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 16 डिवाइडेड बाई 5 मीटर के बराबर। तो जो टाइम लगेगा ना बच्चों वो d डिवाइडेड बाई 0.2 के बराबर होगा। तो 160 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर 16 सेकंड आ रहा है इसका आंसर। एक मिनट, एक बार मेरे मतलब क्रॉस चेक कर लेता हूँ ना, मैंने पहले कराया हुआ है इसको ना। यार 24 सेकंड आता है इसका आंसर।
एक एक बार चेक करना बच्चों, कैलकुलेशन कैलकुलेशन चेक करना भाई एक बार। 24 आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस मैंने अलग से कैलकुलेट की, x2 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 था, और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, तो x2 हो गया 6/5 के बराबर। ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक की 4 के बराबर है और ये 5 के बराबर है, तो x1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। तो x1 बच्चों मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये आ गई मेरे पास, तो ये मुझे कैलकुलेट करनी थी। तो x2 प्लस का x3 यहां से यहां तक जो है टोटल 2 के बराबर है, तो 6/5, 2 माइनस का 6/5, तो 10, 4/5। d इज इक्वल टू x1 प्लस का x3, x1 प्लस का x3, 16/5, ठीक है। सही है बच्चों, कुछ गलती हुई होगी फिर ना। ऐसे करके बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। हाँ शायद 53 डिग्री है ये राज, यस। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों, ये वाला समझ में आ गया आप सारे बच्चों को? सब बेसिक क्लियर नहीं है तो क्या किया जाए? बेसिक मैथ्स का कोड, बस इसमें तो बेसिक क्या चाहिए, सिमिलरिटी की कंडीशन और वही तो चाहिए मैथमेटिकल। एक बार और देखो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, एक एक बार देख लो, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार मोमेंटम बनाने की देर है बस तुम्हें। एक बार तुम्हारा मोमेंटम बन गया ना बच्चों, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बच्चों, कल खींचेंगे इस टॉपिक को। मैं कुछ क्वेश्चंस है जो तुम्हें दे रहा हूँ, जो घर से कर दे आप लोगों को ना। कुछ क्वेश्चंस बच्चों घर से करने के लिए दे रहा हूँ, जिनको आते ही मैं कल पहले डिस्कस करूंगा। कल फिर बच्चों इमेज की वेलोसिटी वगैरह पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, और उसके बाद में जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करना, एक्सटेंडेड इमेज, मतलब 1 घंटे का तो भी प्लेन मिरर ही रह गया बच्चों ना। 1 घंटे का तो प्लेन मिरर ही रह गया अभी। पर कल वाली क्लास में हम जो है उसको कंपेंसेट कर देंगे बच्चों, खींच खांच के ना उसको। देखो बच्चों, जो क्वेश्चंस आपको करके आने ना, मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरे उसमें क्लास के नोट्स थे। एक तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना बच्चों, पर इसमें डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है। तुम्हें इस डायग्राम बच्चों ढंग से बनाना। अगर मैं इतनी डिस्टेंस को 4 मीटर बोल रहा हूं ना, तो 4 मीटर करीब करीब इतना होना चाहिए, मतलब ये बल्ब यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जब तुम बनाओ ना अपने उसमें क्लास में, मतलब ठीक है, तो इसको 4 मीटर मतलब 4 फीट, सॉरी 4 फीट बच्चों ये होना चाहिए। अगर 2 फीट में इसको बोल रहा हूँ, मेरे ऑपरेटर की गलती है इसमें नहीं, तो ये 6 फीट बच्चों तुम्हें दिख रहा है, समझ रहे हो, इसका 3 गुना दिखना चाहिए ना, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है 3 गुना। ये डबल से भी कम दिख रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना बच्चों ना, डायग्राम को प्रोपोर्शनेट बनाना। इस क्वेश्चन को बच्चों ट्राई करके आना एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो मैंने तुम्हें करा दिया। अब इसमें पता नहीं 24 सेकंड क्यों आया था मेरा आंसर लास्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5,5 लिया है, इधर मैंने हमारे वाले क्वेश्चन में मैंने 4,5 लिया है, इसलिए अच्छा ठीक है, समझ गया। तो ये डिफरेंट है बच्चों ना, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों ना। इस वाले क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन बच्चों वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ना हद से ज्यादा। और एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। आगे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है, यहां तक करने हैं। यही तक पढ़ा है, इमेज वेलोसिटी एंड ऑल वो सब रह गया आपका बच्चों। तो आपका जो होमवर्क है बच्चों, वो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सो कल मैं आपको, अभी शीट में से आज होमवर्क नहीं दिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके अच्छा खासा टाइम लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों को करना है। और कल मैं प्लेन मिरर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका होमवर्क दे देंगे। स्फेरिकल मिरर भी कल ही स्टार्ट कर देंगे। 2 घंटे की क्लास रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। 2 घंटे की रहेगी कल वाली, ठीक है बच्चों, बाय। हाँ, पहले 4 क्वेश्चन करने हैं बस ना, इसके 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 ही करने, ठीक है, बाय।